प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। तो कैसे आप सब लोग? मेरा विश्वास आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज अपने कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए जो अपनी प्रश्नावली चल रही थी 2.2 उसके उदाहरण लेकर के आए हैं। तो अपने एक चर वाले रैखिक समीकरण जो चल रहे थे उसके बारे में यदि मैं देखूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं और आगे तक आपको काम आते रहेंगे। इस तरह के सवाल हैं और रोचक सवाल भी है, करने में बड़ा आनंद भी आता है इन सवालों में। तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं अपने। देखिए पहला ही उदाहरण दिया गया है, उदाहरण नंबर 5 के नाम से पहला उदाहरण है जो इसका 2.2 का। प्रिम्य संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पर एक संख्या है, क्या जोड़ा जाए, इसको अपने को पता करना है। वो संख्या क्या हो सकती है ऐसी जो -7/3 के दुगने में जोड़ूंगा और 3/7 आ जाएगा। तो है ना रोचक, कितना अच्छा सवाल है। तो कैसे ज्ञात करें? आपके दिमाग में भी कुछ ख्याल आ रहे होंगे कि कैसे ज्ञात हो सकता है और वो संख्या क्या हो सकती है जो इसके दुगने में जोड़ेंगे और 3/7 मिल जाएगा अपने को। तो इस सवाल को कैसे करना है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चों अपने को ये देखना है कि -7/3 का दुगना क्या होता है। चलिए -7/3 का दुगुना, तो जहां भी दुगुना की बात आती है तो 2 से गुणा कर दो, साधारण सी बात है। तो -7/3 को 2 से गुणा कर दिया तो ये हो गया -7 दूनी 14/3। साधारण सी बात है कि इसके दुगना यदि देखें तो 2 से गुणा कर देते हैं। मैंने 2 से गुणा कर दिया। अब देखिए -14/3, यहाँ को मैं -14/3 में क्या जोड़ा जाए। तो अब जिस संख्या का पता ही नहीं है तो उसको अपने मान लेते हैं कोई चर से। मान लीजिए x जोड़ा जाए, तो माना -14/3 में x जोड़ने पर 3/7 प्राप्त होता है, ये मान लिया आपने। जिसका पता नहीं है, जिस संख्या का पता नहीं है उस संख्या को मैंने क्या माना है बच्चों, x मान लिया है। जो संख्या अपने को पता नहीं है ना वो संख्या क्या हो सकती है उसको x मान लो। तो मैंने उसको x मान लिया। तो यही लाइन मैंने जो है वो लिखी है कि -7/3 का दुगना यानी -14/3 में क्या जोड़ा जाए। मैं x जोड़ने पर माना है, मैंने x जोड़ने पर वो संख्या x है, चर मान लिया उसको कि वो x हो सकता है। अब x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब देखिए इसको यदि अपने रैखिक समीकरण में लिखेंगे -14/3 में x जोड़ने पर प्राप्त होता है यानी बराबर। ये देखिए जो अपने कक्षा 7 में भी देखा था, गणितीय रूप में बदल रहे थे कथनों को, तो वैसे ही मैंने किया है। इस कथन को मैंने गणितीय रूप में बदल लिया कि -14/3 में x जोड़ दिया प्राप्त होता है यानी बराबर 3/7 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं। तो बच्चों आपको ये देखना है, ये x है, ये राशि इसके साथ है, वो घटाव में है। तो घटाव वाली राशि पक्षांतरण करके जब अपने उसको बाईं तरफ से दाईं तरफ लेके जाएंगे तो घटाव वाली जोड़ में बदल जाती है और जोड़ वाली घटाव में, गुणा वाली भाग में और भाग वाली गुणा में। तो पक्षांतरण करने पर तो ये हो गया x बराबर 3/7 प्लस 14/3। ये माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो गया। अब इसको जोड़ने का तरीका है, लघुत्तम निकाल लेंगे। 7 और 3 का लघुत्तम 21 आ गया। 21 में 7 का भाग दिया। 21 में यदि 7 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 21 में 7 का भाग 3 बार जाएगा। तो 3 को 3 से गुणा कर दिया, ये आ गया 3 तिया 9। 21 में 3 का भाग दिया, 7 बार गया। 7 को मैं 14 से गुणा कर दूंगा तो 14 7 98। इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। ये लो 7 चौका 28 से लगी 2 और 7 और 2 9, 14 7 98। 98 में 9 जोड़ दिया 107 आ गया। 107/21। तो वो संख्या क्या होगी बच्चों? 107/21 होगी वो संख्या। यदि अपने उसको देखें कि इसमें क्या जोड़ा जाए तो 107/21 जोड़ा जाए। तो इस तरह से अपने किसी भी सवाल को यानी रैखिक समीकरण जो दी गई है उसको हल कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी के साथ इसको हल कर सकते हैं, इसका मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेता हूं। बहुत ही अच्छे सवाल हैं। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल दिया गया है, एक आयत का परिमाप दे रखा है आपको। आयत का परिमाप है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी चौड़ाई है वो है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर है। तो उसकी लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। उदाहरण नंबर 6, एक आयत का परिमाप
एक आयत का परिमाप दे रखा है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई दे रखी है बच्चों 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया गया है, तो इसको हल करें। तो सबसे पहले बच्चों तो अपने को ये देखना है कि इसमें जो लंबाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई अपने को पता नहीं है लंबाई क्या है, तो मैं लंबाई को x मान लेता हूं। माना आयत की लंबाई है वो x है, माना आयत की लंबाई जिसका पता नहीं है, ये कह रहा है लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई अपने को पता ही नहीं है, तो लंबाई मैंने क्या मान ली है, x मान ली है। और चौड़ाई, चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में मानेंगे तो ये हो गई बच्चों 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 सेंटीमीटर। और आयत का परिमाप दे रखा है, आयत का परिमाप, तो देखो बच्चों जो इसने दिया है ना वही अपने को ज्ञात करना होता है। संख्यात्मक मान इसने क्या दे रखा है, आयत का परिमाप ही तो दे रखा है, तो आयत का परिमाप अपने भी ज्ञात करेंगे चर के सारे। तो चलिए आयत के परिमाप का क्या सूत्र होता है, 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हो गया 2, लंबाई है मेरे पास x और चौड़ाई है 11/4। इस तरह से जो इसने दिया है ना वो अपने भी ज्ञात करना होता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार आयत का परिमाप मैंने ज्ञात किया है और ये कह रहा है आयत का परिमाप है वो 13 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों बातें तो एक ही होगी, बराबर ही तो है ये भी। आयत का परिमाप मैंने कहा है कि 2 गुणा में x प्लस 11/4 है और सवाल में दिया गया है कि 13 सेंटीमीटर, तो दोनों बातें तो एक ही है। तो प्रश्नानुसार तुलना कर दी तो ये हो गया 2x प्लस 11/4 बटा में बराबर में 13। ये भी आयत का परिमाप है, ये भी आयत का परिमाप है, ये जो अपने मान के चले उस अनुसार है और ये दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों है तो आयत के परिमाप ही ना, तो मैंने बराबर कर दिए। अब चलिए इनको हल करते हैं। तो सबसे पहले ये 2 गुणा में है, ये यहाँ से जाएगा, तो गुणा वाली संख्या वो किस में चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो ये हो गया x प्लस 11/4 13/2 हो गया। ये 11/4 है वो यहाँ पर प्लस में है, 11/4 यहाँ पर प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको अपने बोलते हैं पक्षांतरण, पक्षांतरण करने पर तो ये हो गया x बराबर 13/2 माइनस 11/4, लघुत्तम आया बच्चों 4, 4 में 2 का भाग 2 बार गया तो 13 दूनी 26 आ गया, 4 में 4 का भाग 1 बार तो 11 एकम 11, 15/4। तो इसको यानी जो लंबाई जो अपने पास है आयत की वो 15/4 आएगी बच्चों, और इसको सही बटा में बदलना है तो भी अपने लिख सकते हैं बच्चों, 15 में 4 का भाग दे के आप याद कर सकते हैं। ये कितनी बन गई, 3 सही 3/4 सेंटीमीटर, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये कितना आसान सवाल है, बिल्कुल यदि थोड़ा सा ढंग से आप इसको समझेंगे तो अपने बिल्कुल आसानी से इसको हल कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बहुत ही छोटे छोटे सवाल है और अच्छे सवाल हैं, रुचिकर भी है, करने में आनंद भी आता है। और गणित में तभी अपने सफल होते हैं जब गणित पढ़ने में अपने को आनंद आने लग जाए। तो मान लीजिए अपने बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो उदाहरण नंबर 7 लेता हूं। साहिल की माँ है, माँ की वर्तमान जो आयु है वो साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की आयु 3 गुनी है, यानी तिगुनी है, ठीक है। इस तरह से अपने पास दिया गया है, तो 3 गुनी है, ये दिया गया, ठीक है। साहिल की माँ की आयु साहिल की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उन दोनों 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का जो योग है वो 66 वर्ष, दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 66 वर्ष हो जाएगा।
अब आगे उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये सवाल दिया गया है। देखिए इसको कैसे हल करना है। माना साहिल जो है वो बच्चा है और उसकी माँ की जो उम्र है वो उसके 3 गुनी है। जैसे मान लीजिए साहिल 10 साल का है तो साहिल की माँ है वो 30 साल की है, इस तरह से दिया गया, ठीक है, यानी 3 गुनी है। माना साहिल की वर्तमान आयु x वर्ष, जिसका अपने को पता नहीं होता उसको x वर्ष मानते हैं ना, x मानते हैं तो आयु है तो वर्ष में मान ली। तो साहिल की माँ की वर्तमान आयु वो इससे 3 गुनी है, ठीक है। तो x का तिगुना, x का तिगुना क्या होता है, 3x ही तो होता है, तो 3 गुनी हो गई, तो ये लो 3x। साहिल की उम्र x साल है तो उसकी माँ है वो उससे 3 गुनी है, तो 3x होगी। अब देखिए आगे क्या करें, 5 वर्ष बाद। तो देखिए बच्चों, आज अपने सपोज कीजिए आप 13 साल के हैं, तो 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, 18 के हो जाएंगे ना। सभी बच्चों की आयु है वो 5 साल बाद 5 वर्ष जुड़ जाती है आज की उम्र से। यही तो देखते हैं अपने, सभी बच्चे हैं उनकी आयु है वो +5 कर देते हैं 5 साल बाद। आज से 10 साल बाद की आयु यदि आपने को ज्ञात करनी है तो अपने +10 कर देंगे सभी की, तो वही तो है। तो 5 वर्ष बाद साहिल की आयु x + 5 वर्ष। ये देखो बच्चों, x में मैंने 5 जोड़ दिया, तो अब आप बता सकते हैं 5 वर्ष बाद माँ की आयु क्या हो जाएगी, बताइए क्या हो जाएगी। अब माँ की आयु क्या है वो देखिए ना, अब माँ की आयु कितनी है, 3x में 5 जोड़ेंगे तो बताओ कैसे लिखेंगे, सोचो जरा। 3x में 5 जोड़ना है तो बताइए कैसे लिखा जाएगा। यदि 3x में 5 जोड़ेंगे बच्चों तो अपने लिखेंगे 3x + 5, ठीक है। तो ये लीजिए 3x + 5, ये देखो दोनों की आयु में 5-5 साल मैंने जोड़ दिए हैं। क्यों जोड़ दिए हैं, क्योंकि सवाल में कह रखा है 5 वर्ष बाद, तो मैंने दोनों की आयु में 5-5 जोड़ दिया। अब देखो ये कह रहा है अब इनका योग, तो इनका योग करो इन दोनों का, तो दोनों की आयु का योग x + 5 3x + 5। ये देखो ये तो साहिल की है और ये उसकी माँ की आयु है, ठीक है। ये लो इस तरह से आपको बिल्कुल पता लग जाए, ये साहिल की आयु, ये उसकी माँ की आयु। तो x + 5 3x + 5, तो x में 3x जुड़ गया 4x, 5 में 5 जुड़ गया 10। अब देखो प्रश्न में क्या दिया गया है, सवाल में क्या दिया गया है, दोनों की आयु का योग अपने तो कह रहे हैं 4x + 10 है और सवाल में दिया गया 66 वर्ष है, तो तुलना करेंगे तो बराबर हो गया ना। अतः 4x + 10 के बराबर क्या आ गया बच्चों, 66 वर्ष। जैसे सवाल में संख्यात्मक मान दिया गया मैंने वो ही तो किया है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो मैंने 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाली, उनका योग कर लिया, ये आया, ये इसमें 66 दिया था, मेरे पास है 4x + 10, तो दोनों है तो बराबरी है, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग ही तो है। तो चलिए इसको हल करें। ये 10 अब सबसे पहले हटेगा यहाँ से, इसको अपने, क्योंकि अपने को x का मान ज्ञात करना है, तो पहले इस 10 को हटाएंगे फिर 4 को हटाएंगे। तो आप बता सकते हैं 10 किस तरह से, कौन सी संक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, तो जोड़ में है ना, जोड़ में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो घटाव में हो जाएगा, इसे बोलते हैं अपने पक्षांतरण। तो बच्चों पक्षांतरण कर देते हैं, पक्षांतरण करने पर तो ये हो गया मेरे पास 4x = 66 - 10, 4x = 56। ये 4 यहाँ पर गुणा में दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में, तो ये हो गया मेरे पास 14 वर्ष। तो ये x किसको मान के चले थे, x तो साहिल की वर्तमान आयु है ना, अतः साहिल की वर्तमान आयु, साहिल की वर्तमान आयु हो गई 14 वर्ष और उसकी माँ की आयु है वो 3 गुनी है। माँ की वर्तमान आयु यहाँ से अपने देखेंगे 3x है तो 3 × 14, 3 × 14 यानी 42 वर्ष। तो ये देखो बच्चों
अपने साहिल की भी आयु ज्ञात कर दी और उसकी माँ की भी आयु ज्ञात कर दी। तो इस तरह से ये सवाल है, उनको अपने हल कर सकते हैं। और यदि इसमें देखें 5 साल बाद ये 19 वर्ष का हो जाएगा, ये 47 की हो जाएगी, तो इनका योग जो देखेंगे तो अपने पास 66 वर्ष आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। बहुत ही रोचक उदाहरण है और आगे आपको विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें भी इस तरह के सवाल आते हैं। तो हमेशा आपको ये काम आएंगे सवाल, इनको थोड़ा सा ढंग से करें आप, क्योंकि एक चर वाले रैखिक समीकरण है वो अपने आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। बंसी के पास कुछ 2 रुपए वाले सिक्के हैं। बंसी के पास कुछ 2 रुपए, कुछ सिक्के 2 रुपए, कुछ सिक्के 2 रुपए वाले और कुछ सिक्के 5 रुपए वाले तथा कुछ सिक्के 5 रुपए वाले हैं। कुछ सिक्के तो 2 रुपए वाले हैं और कुछ सिक्के 5 रुपए के हैं। सिक्के आते हैं ना अपने घरों में, देखते हैं अपने बच्चे, आपके पास भी होंगे ना, वही तो है। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी गुनी है? सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। ठीक है, 2 रुपए के जितने सिक्के हैं ना वो 5 रुपए वाले सिक्कों से 3 गुना ज्यादा है। यानी 2 रुपए वाले बहुत से सारे सिक्के हैं उनके पास, उनके मूल्यों का कुल जो योग है वो 70 रुपए है और उनके मूल्यों का कुल योग यानी उसके पास 77 रुपए है। इस तरह से। ठीक है, तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये सवाल है बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो हल करते हैं अपने। माना 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, क्या मानते हैं बच्चों? चर में मानना है तो अपने अधिकांशतः x मानते हैं। अभी 2 रुपए वाले सिक्के हैं वो x सिक्के हैं। मान लीजिए 2 रुपए वाले 2 सिक्के हैं तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। 2 रुपए वाले 3 सिक्के हैं तो 2 तिया 6, यानी इन दोनों को गुणा कर देंगे ना तो मूल्य आ जाएगा अपने पास। सपोज कीजिए 2 रुपए वाले 10 सिक्के हैं तो कितना मूल्य हो गया? 2 रुपए के 10 सिक्कों का मूल्य कितना होता है? 2 को 10 से गुणा कर देते हैं ना, 20 रुपए बनते हैं। इसी तरह से सिक्कों की संख्या है ना उसको जैसे 2 रुपए के सिक्के हैं तो 2 से गुणा कर दो, 5 रुपए के सिक्के हैं तो 5 से गुणा कर दो, मूल्य आ जाएगा बच्चों। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ये 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। ठीक है, 2 रुपए अपने इसको क्या करते हैं 5 रुपए वाले सिक्के मानते हैं क्योंकि 2 रुपए वाले ज़्यादा है। 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या इसको मान लेते हैं अपने, मानते हैं 5 रुपए वाले सिक्के हैं। तो अब 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, वाले सिक्कों की संख्या, अब देखो बच्चों ये कह रहा है 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, तो इसका 3 गुना आ जाएगा। इतने सिक्के हैं 2 रुपए वाले, 5 रुपए वाले x है तो 2 रुपए वाले 3x सिक्के होंगे, यानी 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, ये अपने को दिया गया है। तो अब इनका मूल्य ज्ञात करें अपने। तो बच्चों आप बता सकते हैं 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य कितना होगा? तो 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य, तो सिक्कों का मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं? कितने 5 रुपए का और कितने सिक्के हैं? x सिक्के हैं, आपस में गुणा कर दो। 5 जैसे मान लीजिए 2 सिक्के होंगे तो 5 दूनी 10 रुपए बन जाएंगे, 10 सिक्के हैं तो 5 दाएं 50 रुपए बन जाएंगे। इसी तरह 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य, तो 2 रुपए के 3x सिक्के हैं तो 2 गुणा में 3x यानी 3 दूनी 6x, इनका मूल्य हो गया 6x। अब इनका योग करना है, क्यों? क्योंकि उनके मूल्यों का कुल योग, जैसे सवाल में संख्यात्मक मान दिया वैसे अपने चलना होता है। तो सिक्कों
के मूल्यों का कुल योग। तो जोड़ो बच्चों इनको, 5x में क्या जोड़ दिया 6x, यानी कितना आ गया 5 में 6x जोड़ा तो 11x हो गया ना। इनका कुल योग आ गया 11x। अब प्रश्न में क्या दिया है 77 है, आपने कह रहे 11x है तो बराबर हो गया ना। आता है 11x और 77 आपस में बराबर है क्योंकि ये भी कुल योग है सिक्कों का मूल्यों का और ये भी है। अब देखिए ये 11 यहाँ पर गुणा में, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, 70 में 11 का भाग 7 आ गया। ये 7 क्या है, ये 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है बच्चों। आते हैं 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 7, और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसका 3 गुना है तो 3 गुना में 7 यानी 21 सिक्के हैं। 2 रुपए वाले तो 21 सिक्के हैं और 5 रुपए वाले कितने हैं 7 सिक्के हैं बच्चों उसके पास। तो इस तरह से अपने सवाल हल कर सकते हैं। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। तो इस तरह से यदि रुपयों का सवाल आता है तो उसको इस तरह से अपने हल कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेता हूं। अगला सवाल दिया गया है यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग है वो 363 है। यदि ये सवाल आ जाएगा 9, उदाहरण नंबर 9, यदि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये तो 11 के 3 गुणज लगातार अपने को ज्ञात करने हैं। तो चलिए मैं करता हूं। गुणज का मतलब इसका गुणा करें, 11 से गुणा करने पर, जैसे यूं कहूं मैं, मान लीजिए 11 का पहला गुणज है वो मान लीजिए 11 है, तो दूसरा 22, तीसरा 33, चौथा 44, इस तरह से ये 11 के गुणज है। कहीं से भी 3 लेने हैं, जैसे सपोज कीजिए इस तरह से है, भी हो सकता है ये 3 हो जिनका योग इस तरह से हो। वो कौन से 3 है वो अपने को देखना है। 11 के गुणज है वो कौन से 3 हो सकते हैं ये अपने को देखना है। तो 11 के गुणज है तो मानता हूं, मान लेते कि पहला जो गुणज है, माना 11 का पहला गुणज 11x मान लिया बच्चों मैंने। पहला गुणज है वो 11x है। सपोज कीजिए x का मान 3 होगा तो 33 बन जाएगा, 4 है तो 44 बन जाएगा। तो अब आप ये देख चुके हैं, सपोज कीजिए पहला 33 है, अब अगला 44 आएगा। क्यों? क्योंकि लगातार भी तो देर है, तो अगला 44 आएगा, उसके बाद 55 आएगा। तो आप देख रहे हैं 11 के गुणज है तो इनका अंतर देखेंगे तो 11-11 ही होता है बच्चों, है कि नहीं है? इनका यदि अंतर देखेंगे तो 11-11 का ही अंतर होता है। तो 11 का दूसरा गुणज, इसमें 11 जोड़ दो ऊपर वाले में, ये लो बच्चों। तीसरा भी आप तो ज्ञात कर सकते हैं, फिर 11 का तीसरा गुणज, फिर इसमें 11 जोड़ दो बच्चों। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि 11 के गुणज 11 के पहाड़े में देखें तो भी 11-11 के अंतर से आगे चलते हैं। अब अपने को ये पता नहीं है वो 3 कौन से हैं, भी 55, 66, 77 हो सकते हैं, 66, 77, 88 हो सकते हैं, ये अपने को पता नहीं है। तो मैंने क्या किया कि पहला कोई भी ले लिया, जैसे मान लीजिए 66 है तो x है वो 6 हो जाएगा, ये 66 बन जाएगा। ये 66 में 11 जोड़ के 77, फिर उसमें आगे 88, इस तरह से ये चलेगा। अब देखिए इनका योग कर देता हूँ, गुणजों का योग। तो जैसे सवाल में दिए वो ही अपने करना होता है। तो 11x प्लस 11, 11x प्लस 11 प्लस 11, ये देखो बच्चों, ये तीसरा गुणज, ये दूसरा और ये पहला, इस तरह से आपको दिख जाएगा। ये पहला गुणज है, इनको तीनों को जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? क्योंकि सवाल में दे रखा है कि तीनों गुणजों का योग है वो 363 है, तो अपने उसी तरह से चलना होता है। तो 11x प्लस 11, 11x प्लस 11 प्लस 11। अब देखो 11x 22x 33x, ये हो गया 11, 22, 33। अब देखो बच्चों ये अपने योग कर लिया, ये तो कह रहा है योग है वो 363 है, तो आता है 33x बराबर 33 बराबर 363।
पक्षांतरण कर दो, पक्षांतरण करने पर तो ये आ गया 33x बराबर 363। ये प्लस का 33 है, दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का 33, तो ये घटा दिया बच्चों मैंने इसमें से, तो 330 यानी 330 आ गया। ये 33 यहाँ पर गुणा में दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में हो जाता है बच्चों, तो 333 में 33 का भाग तो 10 बार जाएगा, x का मान 10। अब देखिए 10 आ गया तो पहला गुणज आता है 11 का वह पहला गुणज, तो 11 गुणा में 10, क्योंकि देखो 11x है तो अपने 10 आया x का मान तो 110। दूसरा गुणज लगातार है तो 11 जोड़ देंगे इसमें, 110 में 11 जोड़ दिया बच्चों तो ये आ गया है आपके पास है 121। तीसरा गुणज 121 में फिर 11 जोड़ दिया बच्चों 132। इनका योग यदि अपने करके देखेंगे ना तो 363 आएगा। तो है ना रुचिकर सवाल। तो इस तरह के सवाल हैं रेखिक, जो एक चर वाले रेखिक समीकरण है उसमें बिल्कुल आसान सवाल दिए गए हैं। तो मेरा विश्वास है आपको समझ में आए होंगे और आप इनको अच्छी तरह से करेंगे। एक दो बार इनको देख लें अच्छी तरह से ताकि अपनी समझ है वो बिल्कुल गहरी बन सके। और ये अपनी जो प्रश्नावली चल रही है वो 2.2 है, ये भी नोट कर देता हूँ। प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण जो अपने किए हैं, तो बिल्कुल आप इनको अच्छी तरह से अपने गृह कार्य की कॉपी में कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब